जय हिंद, वंदे मातरम। व्यक्तित्व की उदात्तता एवं भव्यता की ओर स्नेह स्नेह अग्रसर होने वाले युवा वर्ग, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ज्ञान के उन तथ्यों से जुड़ेंगे जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल से है, जिसका काल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना जाता है। इस संदर्भ में जो प्रमुख तथ्य हैं उनकी कड़ी से हम जुड़ रहे हैं कि जिसका समय काल जो है वह 1000 ईसा से 1350 ईस्वी तक का है। यदि विक्रम संवत की दृष्टि से देखें तो यह 1050 से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक है, अर्थात 1050 से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक का जो साहित्य है वह आदिकाल के नाम से जाना जाता है। इसमें जो प्रमुख साहित्य है वे रासो काव्य है, सिद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है और नाथ साहित्य का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इस जो अवधि है, यह जो अवधि है संवत 1050 से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक का, इसमें जिस साहित्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है वह है रासो काव्य, सिद्ध साहित्य काव्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य। रासो साहित्य काव्य में जो प्रमुख रचनाएं हैं, चंद्रबरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, जो कि 1343 ईस्वी में लिखी गई, और दूसरा जो प्रमुख रचना है, दूसरी प्रमुख रचना है नरपति नाल्ह की, जो कि बिसलदेव रासो है। बिसलदेव रासो की रचना 1212 ईस्वी में की गई। इसी प्रकार दलपति विजय खुमान रासो है, जगनिक ने लिखा परमाल रासो। जहां तक सिद्ध साहित्य की बात है तो सरहपा ने इस संदर्भ में जो साहित्यिक रचना की वह है दोहा कोश। सब रपा ने चर्या पद नामक रचना लिखी। इसी प्रकार जैन साहित्य की हम बात करें तो इस संदर्भ में जो प्रमुख तथ्य है वह है कि देवसेन ने श्रौकाचार नामक रचना लिखी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी प्रकार शालिभद्र सूरि ने भी लिखी भरतेश्वर बाहुबली रास। इसी प्रकार जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं चंदन बालारास जिसे आशु कवि ने लिखा, और विजय सेन सूरि ने लिखा है रेवंती गिरी रास। इसी प्रकार सुमति गढ़ी ने लिखा है नेमिनाथ रास। जहां तक नाथ साहित्य की बात है तो गोरखनाथ की साहित्य बहुत ही प्रमुख है। अर्थात गोरखनाथ ने जो साहित्यिक रचनाएं लिखी वह है प्राण संकली, दूसरी रचना उनकी है आत्मबोध, और तीसरी रचना महेंद्र गोरख बोध लिखी है। अर्थात गोरखनाथ साहित्य के नाथ साहित्य के अंतर्गत जो प्रमुख रचना है वह गोरखनाथ की ही रचना है, जिसमें उनकी प्रसिद्ध रचना प्राण संकली है, आत्मबोध है और महेंद्र गोरख बोध है। अपभ्रंश कवि की भी रचनाएं बहुत प्रचलित हैं, जिनमें केदार भट्ट लिखे हैं जयचंद प्रकाश। मधुकर कवि ने लिखा है जय मयंक जस चंद्रिका। इसी प्रकार धनपाल ने भविष्यत कहा नामक कविता रचना लिखी है। पुष्पदंत की अति प्रसिद्ध रचना है महापुराण। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। इसी प्रकार दामोदर शर्मा ने बहुत अच्छी एक रचना लिखी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना है खुसरो की पहेलियां। अमीर खुसरो की रचना है खुसरो की पहेलियां। व्यास कवि ने जो लिखा वह है नल दमयंती कथा, जो कि बहुत ही प्रचलित साहित्यिक रचना है। नल दमयंती कथा जिसको व्यास कवि ने लिखा है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने जो प्रमुख रचना लिखी वह है वर्ण रत्नाकर। महाकवि विद्यापति ने भी प्रमुख रचनाएं दी हैं। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं
कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली। अर्थात विद्यापति की 3 रचनाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पहली है कीर्तिलता, दूसरी है कीर्ति पताका और तीसरी है विद्यापति पदावली। आदिकाल की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं। इसमें सिद्ध जैन नाथ संप्रदाय के द्वारा लिखी गई धार्मिक काव्य रचना की गई है। इस काल के अंतर्गत वीर तथा श्रृंगार रस की अत्यधिक प्रधानता रही है और कवियों के अंदर जो भावनाएं हैं वे कल्पना के माध्यम से ज्यादा रचना लिखे हैं और इनकी भावनाओं में, इनकी विचारधारा में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट करके भरी नहीं दिखती है। अर्थात आदिकालीन जो कवि हैं उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना का अभाव दिखता है। रचनाओं की संदिग्धता अर्थात स्पष्ट रचनाओं की स्थिति नहीं दिखने को मिलती है। अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी भाषा का प्रयोग मिलता है और डिंगल पिंगल काव्य शैलियों का प्रयोग देखने को मिलता है। आदिकाल के समय में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य जैसी रचनाएं अत्यधिक लिखी गई और लोक साहित्य की रचना भी ज्यादा की गई हैं। प्रमुख रूप से रासो काव्य की परंपरा, सिद्ध जैन नाथ संप्रदाय आदि की काव्य रचना विशेष स्थान रखती है आदिकाल की प्रवृत्तियों में। तो इस प्रकार जो कुछ भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी कड़ी से हम जुड़ते जा रहे हैं और विशेष रूप से जो प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आते हैं उनकी कड़ी से हम जुड़ते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल की समय सीमा से संबंधित अवधारणा दी है वह है 10 से 50 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक। इस कालखंड को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, जिसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी है। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना है और उसी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी है। मिश्र बंधुओं ने इस संदर्भ में जो अपना विचार रखा है वह है आरंभिक काल। अर्थात आदिकाल को आरंभिक काल के नाम से मिश्र बंधुओं ने दिया है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल की संज्ञा दी है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने तो इसे चारण काल के नाम से अभिहित किया है। इसी प्रकार राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग कहा है तथा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इस काल को अपभ्रंश काल के नाम से जाना है। जहां तक हिंदी साहित्य के पहले कवि के रूप में नाम आता है तो उस संदर्भ में पहले कवि के रूप में साहित्य के कवि सरहपा को माना जाता है। इन्होंने 7वीं शताब्दी के कवि के रूप में इनका नाम लिया जाता है और डॉक्टर गणपति चंद्र ने शीलभद्र सूरी को ही हिंदी का पहला कवि माना है, क्योंकि वे उनकी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास को 1184 ईस्वी में लिखा हुआ मानते हैं, जो कि पहली रचना मानते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र ने भी एक कवि को पहले कवि के रूप में नाम दिया है, जिसका नाम है देवसेन, जिन्होंने श्रावकाचार को रचना किया और हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार को स्वीकृत किया गया है, क्योंकि सरहपा की कोई रचना उपलब्ध नहीं होती है और कुछ पुस्तकें छंद मात्र मिलते हैं। जहां तक अगले तथ्यों की कड़ी से जुड़ने का सवाल है तो इस संदर्भ में प्रमुख तथ्य और भी कुछ हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में है कि अमीर खुसरो को खड़ी बोली, हिंदी की खड़ी बोली के पहले कवि के रूप में माना जाता है। अर्थात खड़ी बोली के जो पहले कवि हैं वे अमीर खुसरो हैं। हिंदी का पहला महाकाव्य
बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? उत्तर है चंद बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो ही हिंदी का पहला महाकाव्य है। प्रश्न है कि डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग कहाँ हुआ है? इसका तथ्य महत्वपूर्ण है कि डिंगल जो कि अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का सम्मिश्रण है और पिंगल जो कि अपभ्रंश और ब्रजभाषा का मिश्रण है। यानी डिंगल दो भाषाओं का मिश्रण है, अपभ्रंश और राजस्थानी, तथा पिंगल भाषा दो भाषाओं का है, अपभ्रंश और ब्रजभाषा। इन दोनों भाषाओं यानी डिंगल भाषा और पिंगल भाषा का प्रयोग रासो काव्य में होता है। बिसलदेव रासो श्रृंगार रस प्रधान काव्य ग्रंथ है, जो कि वीर रस प्रधान नहीं है, केवल श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। और ये भी श्रृंगार रस प्रधान काव्य ग्रंथ है जो कि बिसलदेव रासो है। सिद्ध साहित्य के तहत सिद्धों की संख्या 84 और नाथ साहित्य के तहत नाथों की संख्या 9 मानी गई है। तो इस प्रकार आप आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों से जुड़े और प्रमुख रचनाओं से जुड़े शुरू से अंत तक आपने वीडियो को अच्छी तरह से श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।